हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि मैं आपको कोशिका विभाजन के बारे में बता रहा था। क्लियर है? हमने असूत्री विभाजन को अच्छे से सीखा, उस एमिटोसिस को। उसके बाद हमने समसूत्री विभाजन को सीखा था, माइटोसिस को सीखा था। आज हमें सीखना है अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है? देखिए, जो समसूत्री विभाजन है उसके कुछ बातें अर्धसूत्री विभाजन में भी सेम रहेंगी। तो मैं पढ़ाने के क्रम में आपको बता दूंगा कहां पर कौन सी बात सेम होगी। क्लियर है? चलिए, यहां सभी बच्चे फोकस करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्लियर हो चुका। अच्छा, एक बात यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो अर्धसूत्री विभाजन है, देख सकते हैं हम इसे इंग्लिश में कहते हैं मेयोसिस। क्लियर है? ओके। तो यहां पर एक बात क्लियर कीजिएगा, समसूत्री यानी समान सूत्र, पर यहां पर क्या लगा है? अर्धसूत्री विभाजन यानी आधा। याद रखना है बच्चे, अर्धसूत्री विभाजन में किसी चीज को आधा होना है। तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज है जो आधी हो रही है, तभी तो यह अर्धसूत्री विभाजन है। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन, इसकी खोज किसने की थी बच्चे? तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसकी जो खोज थी वो बीजमैन नाम के व्यक्ति ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी बच्चे? बीजमैन ने की थी। पूरी बात समझ में आ गई? तो पहले याद रखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज जिसने की उसका क्या नाम था? बीजमैन। अच्छा, नामकरण किसने किया था? तो याद रखेंगे कि इसका जो नामकरण है अर्धसूत्री विभाजन का, नामकरण 1905 में दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था। एक का नाम था फॉर्मर और दूसरे का क्या नाम था? मूर। स्पष्ट है? तो इस बात को भी याद रखना है कि इसकी खोज तो बीजमैन ने की थी, लेकिन अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो दो व्यक्तियों ने इसका नामकरण किया था बच्चे 1905 में। एक का नाम था फॉर्मर और दूसरे का क्या नाम था? मूरे। दूसरे का क्या नाम था बच्चे? मूरे था। स्पष्ट है? तो फिर से याद रखिए सभी लोग कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका जो नामकरण किया था, नामकरण करने वाला फॉर्मर और मूरे था। फॉर्मर और मूरे। स्पष्ट है ना? अच्छा, चलिए अब बच्चे समझिए कि ये किस कोशिका में होगी। याद रखना है कि ये केवल जनन कोशिका में होती है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जो समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिका यानी शरीर की कोशिकाओं में हो रही है, पर सभी लोग याद रखिएगा कि अर्धसूत्री जो विभाजन है वो सिर्फ जनन कोशिका में, स्पष्ट है, यानी कि रिप्रोडक्शन सेल में होती है। रिप्रोडक्शन सेल में होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन चीजों को याद रखिएगा कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में, बॉडी सेल्स में होती है, लेकिन अगर हम अर्धसूत्री की विभाजन की बात करें तो ये केवल जनन कोशिका में, रिप्रोडक्शन सेल में होती है। याद रखेंगे बच्चे, जनन कोशिका, देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन सेल में होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन सेल में होती है तो इससे होता क्या है? तो बच्चे देखिए, सबसे पहले जानिए कि इससे जंतु में क्या होता है। तो याद रखेंगे, इससे जंतु में शुक्राणु, क्लियर है, जंतु में शुक्राणु यानी कि स्पर्म और अंडाणु का निर्माण होता है बच्चे। क्लियर है? तो हमने देखा कि इससे जंतु में शुक्राणु एवं अंडाणु, स्पष्ट है, का निर्माण होता है बच्चे। भूलिएगा नहीं, अर्धसूत्री विभाजन से अगर आप सिर्फ जंतु की बात कीजिएगा तो जंतु में शुक्राणु बनेंगे और अंडाणु बनेंगे। स्पष्ट है? ओवम। ठीक है? लेकिन अगर पादप की बात की जाए बच्चे, पादप में, स्पष्ट है, तो जंतु में तो शुक्राणु और अंडाणु बन रहे हैं, लेकिन अगर पादप में देखा जाए तो नर और मादा युग्मक होता है। क्या होता है बच्चे? नर, मेल, एवं मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का निर्माण होता है बच्चे। मन नहीं भूलेंगे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही चीजों को सीखना है। तो याद रखना है
कि ये जंतु में शुक्राणु बनाता है, स्पर्म बनाता है और अंडाणु बनाता है। तो बच्चे जंतु में जो मेल होते हैं यानी नर होते हैं उनमें शुक्राणु बन जाएगा और जो मादा होगी उसमें अंडाणु बन जाएगा। और यही चीज अगर मैं पादप में दिखाऊं तो ये नर और मादा युग्मक बनाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल क्या बनाते हैं बच्चे, गैमेट्स बनाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर इससे बनता क्या है। तो नर और मादा युग्मक का ये क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। स्पष्ट है। चलिए अब हमने ये भी तो सीख लिया कि ठीक है चलो इसमें जो है गैमेट्स बन जा रहे हैं, नर और मादा क्या बन जा रहे हैं, युग्मक बन जा रहे हैं। ओके, अच्छा अब देखिए फिर क्या होता है बच्चे कि जब ये चीजें बन जाती हैं तो एक चीज इसमें देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है बच्चे कि इसमें जब ये प्रक्रिया होती है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। याद रखेंगे कि जब शुक्राणु, अंडाणु और नर और मादा युग्मक बनेगा तो ये देखा जाता है बच्चे कि जिनमें क्या होता है कि जिनमें गुणसूत्रों की संख्या यानी बच्चे क्रोमोसोम, स्पष्ट है, जिनमें जो गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है, बनने के बाद बच्चे तो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। इसीलिए हम इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। देख रहे हैं ना बच्चे अर्धसूत्री। तो बस इसमें इतना याद रखिएगा कि जब शुक्राणु, अंडाणु, नर और मादा युग्मक बन जाते हैं तो उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है, हम ये पाते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है बच्चे, आधी हो जाती है। इसी आधी होने के कारण हम इसे अर्धसूत्री क्या होते हैं, विभाजन कहते हैं। और याद रखना है कि आधी होने के कारण इसे ही न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे, अतः इसे हम न्यूनकारी, न्यून का मतलब क्या होता है, कम होना, स्पष्ट है, मिनिमाइज होना, अतः इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। यही था। तो हमने देखा कि इसे ही क्या कहते हैं, न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसीलिए बच्चे आधी होने के कारण चीजें कम हो रही हैं, तो हम इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन का भी क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। स्पष्ट है? अच्छा अब देखिए, गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना युग्मकों के निर्माण के समय होता है। याद रखना है बच्चे कि गुणसूत्रों की संख्या जो आधा होती है वो कब हो जाती है, इन चीजों के निर्माण में। यानी मैंने अभी आपसे क्या कहा कि युग्मकों के जब निर्माण होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। हम इसे युग्मक जनन भी कहते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे फिर इसे, युग्मक जनन भी कहते हैं। देख रहे हैं कि पादप में क्या होते हैं, नर और मादा युग्मक होता है, और जंतु में क्या हो रहा है, शुक्राणु और अंडाणु। तो जब ये हो जाता है बच्चे तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो हम इसको युग्मक जनन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें युग्मक जनन भी हो रहा है। क्लियर है? अच्छा ना, अब यहां से चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि गुण युग्मकों में जब गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है तो हम इसे हैप्लॉइड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, हैप्लॉइड सेल। क्लियर है? यहां पर सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि जब युग्मकों में, चाहे वो अंडाणु और बच्चे ये देखिए, चाहे शुक्राणु और अंडाणु युग्मक हो या पादप का नर और मादा युग्मक हो, स्पष्ट है। तो यहां पर ये क्लियर कीजिएगा कि युग्मकों में जब क्या होता है बच्चे कि संख्या आधी रह जाती है, हम उसे ही हैप्लॉइड कोशिका या हैप्लॉइड सेल भी कहते हैं। यहां याद रखेंगे कि युग्मकों में जब संख्या आधी रह जाती है, यानी गुणसूत्रों की बच्चे जब संख्या आधी रह जाती है तो इसे हैप्लॉइड सेल भी कहते हैं। ये बच्चे याद रखना है कि जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी तो फिर हम इसका क्या नाम देंगे, हम इसका नाम देंगे बच्चे हैप्लॉइड सेल, यानी कि हैप्लॉइड कोशिका। स्पष्ट है?
तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हैप्लॉइड सेल क्या है तो सीधे कहना है कि अर्धसूत्री विभाजन में जब विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है युग्मकों में, तो उसे को ही हम क्या फिर कहते हैं, हैप्लॉइड सेल कहते हैं, हैप्लॉइड कोशिका कहते हैं। क्लियर हो चुका बच्चे? अच्छा अब देखो, अब ये शुक्राणु और अंडाणु आखिर क्या करते हैं मिलकर। यहां याद रखना है कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर बच्चे फिर क्या करते हैं, युग्मनज यानी जायगोट बनाते हैं। स्पष्ट है? फिर देखिए आगे क्या हुआ बच्चे कि शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों मिलकर, शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों मिलकर युग्मनज यानी कि आप इसे ही क्या कहते हैं बच्चे, जायगोट बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते चलिए, बनाते हैं। अब हमने क्या देखा कि अब ये शुक्राणु यानी नर और ये अंडाणु मादा, ठीक है, मेल फीमेल, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे बच्चे, युग्मनज बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। और इसी युग्मनज और जायगोट से बच्चे क्या होता है, जीव की उत्पत्ति होती है। याद रखेंगे, इससे जीव की उत्पत्ति होती है, इससे जीव की उत्पत्ति होती है। पूरी बात आपको समझ में आ गई? इसका मतलब है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिका में हो रही है। जंतु में शुक्राणु अंडाणु बन जाते हैं, पादप में नर और मादा युग्मक बन जाते हैं, बच्चे गैमेट हो जाते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी, इसलिए ये न्यूनकारी कोशिका विभाजन है। और युग्मकों में जब संख्या आधी होगी हम इसे हैप्लॉइड कोशिका कहेंगे। अब देखिए शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज, और इसी युग्मनज से किसकी उत्पत्ति होती है बच्चे, तो जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि युग्मनज से ही हमें क्या मिल रहा है, नए जीव मिलते हैं, उनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। क्लियर है? अच्छा फिर देखिए जायगोट में क्या होता है, फिर से गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। अब देखो बच्चे, अब क्या हुआ कि जब ये जायगोट बन जाता है, यहां देखिए ध्यान से सीखिएगा कि जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या जो आधी हुई थी बच्चे, क्लियर है, तो जायगोट में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, संख्या फिर से दोगुनी हो जाती है। फिर से क्या हो जाती है बच्चे, दोगुनी हो जाती है। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा कि अब देखिए जब शुक्राणु और देखिए शुक्राणु में भी आधे, अंडाणु में भी आधे ही थे, तो युग्मनज बनाए। अब देखिए जब युग्मनज बन जाता है, जायगोट बन जाता है, तो फिर ये देखा जाता है कि जायगोट में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो फिर से दोगुनी होकर पूरी हो जाती है। यानी जब दोनों मिलते हैं और जायगोट बनता है तो फिर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है बच्चे, मिलकर दोगुनी हो जाती है। तब हम इसे डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तब हम इसे क्या कहते हैं, इसे डिप्लॉइड सेल कहते हैं, डिप्लॉइड कोशिका कहते हैं। स्पष्ट है? क्योंकि देखिए शुक्राणु अंडाणु बन रहे हैं तो सब में तो आधे आधे ही तो थे बच्चे, तो आधे आधे गुणसूत्र जब मिले तो फिर पूरे हो गए। तभी कहा गया कि जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या फिर क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तब हम इसे क्या नाम दे देते हैं, डिप्लॉइड सेल कहते हैं। यानी जो हैप्लॉइड सेल है वो जायगोट में जाकर फिर किस में बदल जाते हैं, डिप्लॉइड सेल में बदल जाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या फिर से क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। अब देखिए कैसे दोगुनी हो गई, तो याद रखिएगा आधे गुणसूत्र माता से मिल जाते हैं और आधे फिर किससे मिल जाते हैं, पिता से। पूरी बात समझ में आ गई? देखिए कैसे दुगुने हो गए, तो याद रखना है कि इसलिए दुगुने हो गए कि आधे गुणसूत्र पिता से, आधे गुणसूत्र पिता से एवं फिर आधे गुणसूत्र माता से मिल जाते हैं, इसीलिए बच्चे पूरे हो जाते हैं। आ गया समझ में? ये कारण था जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो याद रखिएगा कि आधे गुणसूत्र पिता से मिल गए और फिर आधे गुणसूत्र किससे हो गए,
माता से मिल गए, और मिल गए तो बच्चे फिर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो हमने एक चीज और केयर कीजिएगा बच्चे कि इस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्या होता है कि एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। कितने बच्चे? 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। पहले ये मैं मिटा दूं, यहां तक सभी बच्चे लिख चुके हैं, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए जैसे जैसे जो लिखवा रहा हूं सारे पॉइंट्स को बखूबी लिखते चलिए, ताकि साथ साथ जब आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तब आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई भी शब्द आपको नया लगे तो बच्चे घबराने का नहीं, क्लास को कंटिन्यू रखने का, सारी चीजें अपने आप खुलती चली जाएंगी। हड़बड़ाना नहीं है बच्चे, याद रखिएगा पढ़ाई में, स्टडी में कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। बस आपको निरंतर मेहनत करना है, अभ्यास करना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा बच्चे कि इस विभाजन में यह देखा जाता है कि कोशिका विभाजन से क्या होता है कि एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। फिर यहां याद रखिएगा बच्चे कि एक मातृ कोशिका से मतलब मदर सेल से, ठीक है, एक मातृ कोशिका से 4 संतति यानी बच्चे बनते हैं, ठीक है, 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। एक मातृ कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनेंगी? 4 संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अच्छा चलिए यहां तक तो सीख लिए बच्चे। फिर याद रखिएगा इस विभाजन की एक खूबी है, ठीक है, इस विभाजन में याद रखेंगे 2 विभाजन होते हैं। इस विभाजन में क्या होते हैं बच्चे? 2 विभाजन होते हैं, ये खूबी है। ये एक नहीं 2 विभाजन होंगे। इस विभाजन में 2 विभाजन होते हैं, और बीच में क्या होता है बच्चे? बीच में एक विश्राम अवस्था होती है, इंटरवल होता है, ठीक है। याद रखना है कि इस विभाजन की खूबी है कि इसमें 2 विभाजन होते हैं और बीच में एक विश्राम होता है, गैप हो जाता है। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा अब देखो, अब जो 2 विभाजन होते हैं, आखिर ये 2 विभाजन क्या क्या है? तो एक विषम रूपी विभाजन और एक समरूपी विभाजन। यहां देखिए बच्चे 2 विभाजन होते हैं, एक को कहते हैं विषम रूपी विभाजन और एक को कहते हैं समरूपी विभाजन। विषम रूपी विभाजन और समरूपी विभाजन, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है बच्चे, वो एक तरह का क्या होता है? विश्राम अवस्था होती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है आपको कि अर्धसूत्री विभाजन में एक नहीं 2 विभाजन होते हैं, क्लियर है। और दोनों विभाजन में एक को विषम विभाजन कहते हैं, विषम रूपी विभाजन, और दूसरे को क्या कहते हैं? समरूपी विभाजन। और ये बीच का जो गैप है इसे ही कहा गया है विश्रामावस्था। तो चलिए बच्चे हम शुरू करते हैं, क्रम से चलेंगे, पहले विषम रूपी, फिर विश्राम, फिर समरूपी। तो नाउ अब हमारा क्लास शुरू हो रहा है बच्चे विषम रूपी विभाजन से। और देखिए जो लिखवा दूंगा बस उसे अच्छे से याद रखिएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो बच्चे हम शुरू कर रहे हैं पहले विषम रूपी विभाजन से। याद रखिएगा कि विषम रूपी विभाजन में भी बच्चे अलग अलग अवस्थाएं हैं। क्या है बच्चे? अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो जो पहली अवस्था है, देखिए नंबर 1 मैंने दे दिया, तो जो पहली अवस्था है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 स्पष्ट है ना? अब देखिए विषम रूपी विभाजन में हमने जो पहला विभाजन देखा बच्चा, उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रोफेज 1। अब देखिए प्रोफेज 1 की खूबी क्या है? पहले याद रखिएगा यह काफी लंबी अवस्था है, यह काफी लंबी अवस्था है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि ये जो प्रोफेज 1 है ये बहुत ज्यादा लंबी अवस्था है। कहा जाता है समसूत्री विभाजन से भी ज्यादा, याद रखिएगा समसूत्री विभाजन से भी ज्यादा लंबी अवस्था अर्धसूत्री विभाजन में है, और वो कौन है बच्चे? प्रोफेज 1 है। स्पष्ट है? फिर याद रखना है कि प्रोफेज 1 में जो है बच्चे इसमें 5 चरण हैं, यानी जो प्रोफेज 1 है सबसे लंबी अवस्था है बच्चे, इसलिए सबसे लंबी अवस्था है क्योंकि इसके अंदर भी कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। तो चलिए एक एक चरण को सीखते हैं।
तो देखिए पहले मैंने ए लिखा है, तो ए में जो पहला चरण है बच्चे उसको हम कहते हैं लेप्टोटीन चरण। क्या कहते हैं बच्चे? लेप्टोटीन। पूरी बात समझ में आ गई ना? तो पहला चरण हो गया लेप्टोटीन। अब बच्चे लेप्टोटीन को सीखिए, यह एक छोटी अवस्था है। लेप्टोटीन क्या है बच्चे? यह जो है एक छोटी अवस्था है। क्लियर हो गया? तो हमने ये देखा कि प्रोफेज 1 तो बहुत लंबी अवस्था है और उसके अंदर 5 चरण है। पहला चरण है लेप्टोटीन, और लेप्टोटीन बच्चे इन चरणों में क्या है? एक छोटी अवस्था है। अब छोटी अवस्था है तो इसमें क्या है? तो बच्चे याद रखिएगा, इसमें गुणसूत्र लंबे और पतले हो जाते हैं। क्लियर है? छोटी अवस्था है और इस अवस्था में क्या हो रहा है? इसमें गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम है बच्चे वो पतले एवं लंबे हो जाते हैं। यहां भी देख रहे हैं बच्चे क्या हो रहा है? पतले एवं लंबे हो जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्रोमोनीमेटा। तो पतले और लंबे हो जाते हैं जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं, जिन्हें क्रोमोनीमेटा, भूलिएगा नहीं बच्चे, जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। देखिए सारी इंपॉर्टेंट चीजों को ही हमें कवर करना है। तो याद रखना है कि लेप्टोटीन अवस्था एक छोटी अवस्था है, इसमें बच्चे गुणसूत्र पतले और लंबे हो जाते हैं, और पतले और लंबे हो जाते हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चे? क्रोमोनीमेटा कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो क्रोमोमियर है वो भी स्पष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट है? अब देखिए क्रोमोमियर भी स्पष्ट हो जाते हैं। बच्चे क्रोमोमियर क्या होता है ये सब पिछली क्लास में सिखा दिया है, तो याद रखना है कि क्रोमोमियर भी क्या हो जाते हैं? स्पष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट है? तो लेप्टोटीन में हमने देखा कि गुणसूत्र पतले लंबे हो गए जिन्हें हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं, और इसमें क्रोमोमियर भी क्या होते हैं बच्चे? इस अवस्था में स्पष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो लेप्टोटीन की ये बातों को याद रखिएगा, यही जो है आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चे, लेप्टोटीन के बाद जो हमारी अगली अवस्था आती है हम उन्हें जाइगोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जाइगोटीन। पहले मैं ये मिटा दूं, चलिए हम अगली अवस्था पे चलते हैं। ए हो गया बच्चे बी, बी को हम बोलते हैं जाइगोटीन। लिखते चलिए मेरे साथ, नोट्स बनाते हुए चलिए। अच्छे से मेहनत करना है, सारी चीजों को कवर करना है। इस चैनल पर आपके लिए मेहनत होगी और टीचर को मेहनत करना है बच्चे ना। अब याद रखिए जो दूसरी अवस्था है हमारी बी अवस्था बच्चे, हम उसे कह देते हैं जाइगोटीन अवस्था ना। जाइगोटीन। अब देखिए जाइगोटीन में क्या होता है? तो बच्चे जो समजात गुणसूत्र वो जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है? अब देखिए जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि जितने भी समजात गुणसूत्र हैं, ये सब आपको समझा दिया है बच्चे, नोट्स की रिवीजन करते रहिएगा। समजात गुणसूत्र बच्चे वो जोड़े में विभक्त हो जाते हैं, मतलब बट जाते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है? यहां देखिए जितने भी समजात गुणसूत्र हैं वो सब किस में हो गए? जोड़े में बट गए। जोड़े में क्या हो गए बच्चे? विभक्त हो गए या व्यवस्थित हो गए। तो जब ये जोड़े में बदल जाते हैं तो हम इन्हें बाईवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? बाईवैलेंट। याद रखना है, इसे ही बाईवैलेंट कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो हमने ये भी सीख लिया बच्चे कि जाइगोटीन अवस्था में ये देखा गया कि जितने भी समजात गुणसूत्र हैं वो सभी क्या हो गए? जोड़े में बट गए। इन जोड़ों को ही आप बाईवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बाईवैलेंट कहते हैं। स्पष्ट है? अच्छा, अब देखो अब क्या होता है कि सेंट्रियोल भी यहां क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब जो सेंट्रियोल है बच्चे, यहां पर सेंट्रियोल भी अलग हो जाते हैं। क्लियर हो चुका?
सब आपको सिखा दिया है। सेंट्रियोल क्या होता है सब बताए, सेंट्रियोल भी अलग हो जाते हैं। अब प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण के कारण केंद्रिका बड़ा हो जाता है। याद रखना है बच्चे कि प्रोटीन और आरएनए के संश्लेषण के कारण, प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के कारण, आरएनए संश्लेषण के कारण जो केंद्रिका है न्यूक्लियोलस, तो ये केंद्रिका क्या हो जाते हैं बच्चे, बड़े हो जाते हैं। केंद्रिका भी बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण करने लगते हैं। तो प्रोटीन और आरएनए के संश्लेषण के कारण जो केंद्रिका है वो भी क्या हो गए, बड़े हो गए। स्पष्ट है? अच्छा, अब चलिए ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद चलते हैं अगली अवस्था जिसे हम पैकिटीन अवस्था कहेंगे। अब क्या हो गया बच्चे, पैकिटीन। अब जरा देखते हैं कि पैकिटीन में क्या हो रहा है। देखिए पैकिटीन में क्या हो रहा है बच्चे, वो जो जोड़े गुणसूत्र हुए थे, देख रहे हैं जो जोड़े में बट गए थे, तो अब जोड़े गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ बच्चे कि ये जो जोड़े वाले गुणसूत्र थे, ठीक है, यहां देखिए जोड़े जो गुणसूत्र हैं वो छोटे एवं मोटे हो जाते हैं। क्लियर है? यानी पैकिटीन अवस्था में ये देखा जा रहा है कि जो जोड़े गुणसूत्र हैं वो छोटे भी हो गए हैं, और जाहिर है बच्चे छोटे होंगे तो निश्चित है कि मोटे भी हो ही जाएंगे। चलिए अब देखिए, अब आते हैं डी अवस्था। पैकिटीन के बाद जो डी अवस्था है बच्चे, हम उसे कह देते हैं डिप्लोटीन। तो जरा देखिए अब डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, डिप्लोटीन। सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों को जानना है जिससे हमारे सवाल बन जाए बच्चे। क्लियर है? अब देखिए डिप्लोटीन में क्या हो रहा है कि बाईवैलेंट के जो गुणसूत्र हैं वो भी विभाजित हो जाते हैं। यानी ये जो बाईवैलेंट के गुणसूत्र थे, देख रहे हैं जो जोड़े में बन रहे थे, इन जोड़ों को ही बाईवैलेंट कहते थे, अब ये फिर विभाजित हो गए। स्पष्ट है? तो देखिए क्या हुआ कि बाईवैलेंट के गुणसूत्र भी विभाजित हो गए। बाईवैलेंट्स के गुणसूत्र विभाजित होकर क्या बना देते हैं बच्चे, टेट्रावैलेंट्स बना लेते हैं। देख रहे हैं अब ये टेट्रा हो गए, टेट्रावैलेंट्स बना लेते हैं, यानी 2 का 4 हो गया, बना लेते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने ये देखा कि डिप्लोटीन अवस्था में जो बाईवैलेंट के गुणसूत्र हैं वो फिर विभाजित हो गए, और विभाजित होकर अब उन्होंने क्या बना लिया बच्चे, विभाजित होकर उन्होंने क्या बना लिया, टेट्रावैलेंट बना लिया। स्पष्ट है? यानी कि अब जो बाईवैलेंट है वो भी विभाजित हुए, और विभाजित होने के बाद जब उन्होंने क्या किया बच्चे, अब टेट्रावैलेंट में खुद को बना लिया। अब देखिए चलिए यहां तो हमने सीख लिया कि ठीक है वो टेट्रावैलेंट बना लेते हैं, ठीक है, और वो भी टूट गए, मतलब बाईवैलेंट भी टूट ही गए, और टूटे हैं बच्चे तभी तो वो टेट्रावैलेंट बना रहे हैं। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या होता है बच्चे, 5वां अवस्था हो जाता है जो हमारा डी हो गया। तो जो हमारा ई अवस्था उसे हम डाइकाइनेसिस कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, डाइकाइनेसिस। अब देखिए अब आया हमारे पास डाइकाइनेसिस। अब देखिए डाइकाइनेसिस में क्या हो गया कि बाईवैलेंट बच्चे जो हैं वो और भी अधिक छोटे और मोटे हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया? यानी कि बाईवैलेंट देखिए कि गुणसूत्र विभाजित होकर टेट्रावैलेंट तो बना ही लेते हैं। अब वो टेट्रावैलेंट बनने के बाद फिर ये देखा जा रहा है कि जो डाइकाइनेसिस अवस्था है, इस अवस्था में बाईवैलेंट और अधिक छोटे और मोटे हो जाते हैं और केंद्रक की दीवार के निकट चले जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि यहां पर इस व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि ये जो गुणसूत्र छोटे और मोटे हो रहे थे बाईवैलेंट, वो और छोटे और मोटे हो जाते हैं। ठीक है, यहां देखिए बाईवैलेंट्स अधिक छोटे और मोटे हो जाते हैं, अधिक छोटे एवं मोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी डाइकाइनेसिस अवस्था में बाईवैलेंट और भी ज्यादा छोटे हो गए
और भी ज्यादा क्या हो गए बच्चे, मोटे हो गए। स्पष्ट है। चलो अब यहां पर हमने बच्चे जो 1 में आपको मैं प्रोफेज 1 पढ़ा रहा था वो हो चुका है। अब देखिए इसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 को हम कहते हैं मेटाफेज 1। स्पष्ट है बच्चे, समझिए। फिर आता है नंबर 3, इसे कहते हैं एनाफेज 1। यहां कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, जो है सो उधर मैं आपको बताते चल रहा हूं। यहां क्रम देखिए। अब देखिए 2 में मेटाफेज 1, 3 में एनाफेज 1, 4 में आता है टेलोफेज 1। फिर क्या है बच्चे, टेलोफेज 1। स्पष्ट है। अच्छा 4 के बाद जो 5 है वो है बच्चे साइटोकाइनेसिस। फिर 5 में क्या आ जाता है, साइटोकाइनेसिस। आपको समसूत्री विभाजन में भी मैंने सिखाया है, तो जो वहां है बच्चे साइटोकाइनेसिस, वही बात यहां भी होगी। देखिए नंबर 2 पर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, और फिर 5वां चरण क्या है बच्चे इसमें, साइटोकाइनेसिस। तो मैंने आपको जो साइटोकाइनेसिस वहां पर बताया है बच्चे समसूत्री विभाजन में, वही चीज यहां भी होगा। आ गया समझ में? तो भूलिएगा नहीं कि साइटोकाइनेसिस में वही चीज हो रही है बच्चे जो समसूत्री विभाजन में होती है। देखिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि जैसा समसूत्री विभाजन में है उसी तरह, ठीक है, समसूत्री विभाजन के समान। अब आप तुरंत वहां जाके रिवीजन कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि साइटोकाइनेसिस जो है समसूत्री विभाजन के समान होती है ना बच्चे। अब यहां पहला चरण खत्म हो गया, तो जब विषम सूत्री विभाजन खत्म हो गया उसके बाद क्या आता है बच्चे, विश्रामावस्था। आ गया विश्रामावस्था। चलिए अब यहां सभी बच्चे केयर कीजिए कि पहले मैंने आपको विषम रूपी विभाजन बता रहा था, यहां पर विषम रूपी विभाजन खत्म हुआ और इसके बाद क्या आ गया, एक विश्राम की अवस्था हो गई बच्चे। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इस विश्राम की अवस्था में ज्यादा कुछ नहीं होता बच्चे, बस डीएनए का अनुलिपीकरण नहीं होता। मतलब ऐसे सोचिएगा बच्चे कि इस विश्रामावस्था में एक तरह का विश्राम है और इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, समरूपी विभाजन। यानी पहले विषम रूपी विभाजन खत्म हुई, विषम रूपी विभाजन खत्म हुई, एक विश्राम अवस्था आया। अब विश्राम अवस्था के बाद क्या आया, समरूपी विभाजन। मिटा दूं मैं इसे। अब हम समरूपी विभाजन में चलेंगे। यही है बच्चे, इसके 2 चरण है, पहले विषम रूपी विभाजन है, फिर एक विश्राम अवस्था आता है, उसके बाद क्या हो जाता है, समरूपी विभाजन। चलिए अब हम आते हैं समरूपी विभाजन में। समरूपी विभाजन, ठीक है बच्चे। एक चीज याद रखिएगा कि जो समरूपी विभाजन है कहा जाता है कि यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। किसके समान होता है बच्चे, समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो समझते चलिए, यह समसूत्री विभाजन के समान होता है, यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। क्लियर हो गया? तो हमने देखा कि यह समसूत्री विभाजन के ही क्या है बच्चे, समान है। अच्छा उसी तरह इसमें अवस्थाएं भी होती हैं, यानी जैसे समसूत्री विभाजन है बच्चे, उसी तरह की अवस्थाएं भी होती हैं इसमें, उसी तरह की अवस्थाएं भी होती हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें कितनी अवस्था है, तो याद रखना है कि समरूपी विभाजन जो है बच्चे, इसमें 4 अवस्थाएं हैं। इसमें वैसे कितनी अवस्थाएं हैं, तो याद रखना है इसमें 4 अवस्थाएं हैं। क्लियर है? अब चलिए चारों अवस्था को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चे इन चारों अवस्था में जो पहला अवस्था है हम कहेंगे उसे प्रोफेज 2। चलिए 4 अवस्था है, तो पहली अवस्था को क्या कहा गया है, प्रोफेज 2 कहा गया है। जहां वहां पहले 1 था, अब क्या आ गया, प्रोफेज 2। अब देखिए प्रोफेज 2 में क्या होता है बच्चे, जो क्रोमेटिन जाल है
वो संघनित होकर गुणसूत्र का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां क्या होता है कि क्रोमेटिन का जो जाल है, क्रोमेटिन जाल संघनित होकर, क्रोमेटिन जाल संघनित होकर बच्चे, ठीक है, गुणसूत्र का रूप धारण कर लेते हैं, गुणसूत्र का रूप धारण कर लेते हैं। स्पष्ट हो गया? तो याद रखना है कि क्रोमेटिन का जो जाल है अब वो संघनित हो जाता है और किसका रूप धारण कर लेता है बच्चे? वो क्रोमोसोम का रूप धारण कर लेता है, गुणसूत्र का रूप धारण कर लेता है। स्पष्ट है? अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि गुणसूत्र का रूप धारण कर लेता है और गुणसूत्र फिर मोटे और छोटे हो जाते हैं, मतलब घने हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चे कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र मोटे एवं बहुत ही क्या होते हैं? घने हो जाते हैं। गुणसूत्र मोटे हो गए और घने हो गए। ठीक है, यानी क्रोमेटिन जाल पहले क्या हुए बच्चे? आपस में इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर वो संघनित होकर उन लोगों ने क्या किया? गुणसूत्र का रूप धारण कर लिया। और जब उन्होंने गुणसूत्र का रूप धारण कर लिया तो गुणसूत्र बच्चे मोटे हो गए और क्या हो गए? पूरे घने हो गए। क्लियर हो गया? अच्छा, देखिए चलते हैं इसके बाद अगली अवस्था जो है हमारी मेटाफेज 2। अब अगली अवस्था क्या है हमारा? मेटाफेज 2। अब देखिए बच्चे, मेटाफेज 2 में क्या होता है, सीखिए। इसमें बच्चे क्या होता है? केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। ठीक है, पहले देखिए क्या हुआ इसमें कि केंद्रिका एवं केंद्रक की जो झिल्ली है, ठीक है, गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। स्पष्ट है? तो मेटाफेज 2 में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली दोनों क्या हो गई बच्चे? दोनों के दोनों गायब हो गए। अच्छा, अब जो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर वो भी दो भागों में बंट जाते हैं। ठीक है, यहां देखिए गुणसूत्र के सेंट्रोमियर, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो जो गुणसूत्र का सेंट्रोमियर है वो भी दो भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया, यानी सेंट्रोमियर भी विभाजित हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चे, विभाजित तो होते हैं किंतु वो अभी अलग नहीं होते। देख रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं किंतु वो अभी अलग नहीं होते बच्चे, बस विभाजित हो रहे हैं। स्पष्ट है? तो याद रखना है कि गुणसूत्र के सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं बच्चे? अलग नहीं होते। सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं किंतु बच्चे इस अवस्था में देखा गया है कि वो अलग नहीं होते। क्लियर? चलिए अब हम आगे आते हैं और आते हैं हमारी अगली जो है एनाफेज 2। ठीक है, अब देखिए एनाफेज का अब 2 क्या होता है बच्चे? इसमें गुणसूत्र के सेंट्रोमियर पूरे विभाजित हो गए। क्लियर हो गया बच्चे? देखिए अब इसमें सेंट्रोमियर क्या हो गए? पूरे विभाजित हो गए। क्लियर है बच्चे? इसमें सेंट्रोमियर क्या हो गए? अब पूरे बच्चे क्या हुए? वो विभाजित हो गए। अब विभाजित तो हो जाते हैं, फिर क्या होता है बच्चे कि एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड अलग होकर दो गुणसूत्र बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक गुणसूत्र के क्रोमेटिड, एक गुणसूत्र के
क्रोमेटिड्स अलग होकर दो गुणसूत्र बना लेते हैं। देख रहे हैं बच्चे कि एक गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड से अलग होकर क्या कर रहे हैं, हम दो गुणसूत्र बना रहे हैं, यानी क्रोमेटिड्स भी अलग हो गए बच्चे, और अलग होकर उन्होंने क्या कर लिया, दो गुणसूत्र बना लिया है। स्पष्ट है? चलो पहले यहां तक सभी लोगों ने लिख लिया, पूरी बात एकदम क्लियर होती जा रही है। अच्छा, अभी जो इसकी अगली अवस्था है बच्चे, वहां पर मैं आ जाऊं। अगली अवस्था है वो है बच्चे, हम उसे कहेंगे आपका टेलोफेज 2। ठीक है, क्या है? टेलोफेज 2। ये चौथी अवस्था हो गई। चलिए यहां सीखते हैं। टेलोफेज 2। अब देखिए एक बात याद रखिएगा बच्चे कि टेलोफेज 2 में गुणसूत्रों के चारों तरफ झिल्ली बन जाते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, जो दो गुणसूत्र बना लिए थे, तो देखो क्या होता है कि गुणसूत्रों के चारों तरफ झिल्ली बन जाते हैं। गुणसूत्रों के चारों तरफ झिल्ली, मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चे, बन जाते हैं। झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन बन जाते हैं। तो हमने देखा कि टेलोफेज 2 में गुणसूत्रों के चारों तरफ झिल्ली बन जाते हैं। झिल्ली क्या हो जाती है बच्चे, तैयार हो जाती है। स्पष्ट है? नाउ अब देखो गुणसूत्रों के चारों तरफ झिल्ली बन चुकी है। अब क्या होता है इसके बाद बच्चे कि केंद्रिका का निर्माण हो जाता है और फिर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। देखिए फिर क्या होता है, केंद्रिका का निर्माण हो जाता है, केंद्रिका का निर्माण हो जाता है, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। क्लियर हो चुका? तो बच्चे देखिए टेलोफेज 2 कितना इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्रों के चारों तरफ झिल्ली भी बन गई, केंद्रिका का भी निर्माण हो गया और कोशिका द्रव्य का भी क्या हो गया बच्चे, इसमें विभाजन हो गया। तो जब कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो गया तो भाई सिंपल सी बात है कि एक ही कोशिका से क्या होती है, दो कोशिका बन जाती है, तथा एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। पूरी बात समझ में आई बच्चे? इस तरीके से देख सकते हैं कि टेलोफेज 2 में ही कोशिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और इस तरीके से बच्चे हमने इस पूरे कोशिका विभाजन को बखूबी सीखा। तो याद रखना है कि ये जो विभाजन है, जो मैंने अभी आपको अर्धसूत्री विभाजन बताया था, तो बच्चे केयर सिंपल इतना याद रखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन जो है दो चरण में चल रही थी। पहले को हमने क्या कहा था, पहले को कहा गया था विषम रूपी विभाजन। पहले हमने पूरे विषम रूपी विभाजन को सीखा, फिर बीच में विश्राम की अवस्था आई। विश्राम की अवस्था के बाद समरूपी विभाजन सीखा, जो समरूपी विभाजन समसूत्री विभाजन की तरह थी। उसमें चार अवस्थाएं थी बच्चे, और इन चारों अवस्थाओं में जो आप देख सकते हैं बोर्ड पर, जो अंतिम अवस्था है जिसको हमने टेलोफेज 2 का नाम दिया था। स्पष्ट है? तो टेलोफेज 2 में ये देखा जा रहा है कि गुणसूत्रों के चारों तरफ झिल्ली बन गई, यानी गुणसूत्र भी तैयार हो गए, फिर केंद्रिका का भी निर्माण हो गया, और देखिए तो कोशिका द्रव्य भी का भी विभाजन हो गया, यानी दोनों को अपने अपने कोशिका द्रव्य भी मिल गए, और एक ही कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। और इस तरीके से बच्चे हमने पूरे कोशिका विभाजन को बखूबी सीख लिया। क्लियर है? तो यहां पर क्या कीजिए कि अब हमने पूरी पहले कोशिका को सीखा, कोशिका के एक एक भाग को सीखा और पूरी कोशिका के विभाजन को सीख लिया। यहां से जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को आप टैकल कर लेंगे, सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए अब यहां से बच्चे कोशिका के बाद अब हमें आगे बढ़ना है और जीवों के विकास की तरफ चलना है। तो क्या आपको याद है कि
कि मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी जीव है, मतलब कौन सी ऐसी चीज थी जो बच्चे विकास में एक कोशिका तक नहीं पहुंच पाए थे। अभी कहा था ना विषाणु। अब बच्चे हम यहां से एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और अब हमें क्या पढ़ना है, विषाणुओं के बारे में पढ़ना है। क्लियर हो चुका, वायरस के बारे में पढ़ना है। पूरी बात समझ में आ गई। थैंक यू क्लास।